सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज 3-4 दिन हो गए मैं वीडियो डाल नहीं पाया था क्योंकि क्लासेस बहुत होती है, लेकिन मैंने जैसा प्रॉमिस किया है कि मैं जल्द से जल्द सारा वीडियो डालूँगा। तो आज जो है वो हम लेक्चर 4 कंटिन्यू करते हैं, जो सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे कंसंट्रेशन टर्म निकालने का मेथड आपको बताया था, अलग अलग मेथड से कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आज उसी का मैं कुछ आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट का मतलब जो रिलेशन होता है, कई बार क्या होता है कि नॉर्मलिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालना है। कई बार किसी प्रॉब्लम में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, उससे मोलैरिटी निकालनी होती है, मोलैरिटी निकालनी होती है। तो जो रूटीन मेथड है, जैसे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है उससे हम वेट निकालते हैं, फिर वेट को मोलैरिटी में या मोलैरिटी में पुट करते हैं, तो वो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो आज मैंने कुछ डायरेक्ट जो है वो रिलेशनशिप के बेसिस पे कि यदि एक टर्म दिया हुआ है, जैसे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, या मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, यदि मोलैरिटी दिया हुआ है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। एक्चुअली मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। मतलब जैसे ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो बना दिया जाता है इस पॉइंट से कि चलो मैंने कुछ ना कुछ डाल दिया, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ रिसर्च करके कुछ टाइम ज़्यादा इस पर दे के एक इफ़ेक्टिव लेक्चर आप लोग के लिए दूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी फिर वीडियो डालूँगा, और मैं 1-2 दिन में 2 और लेक्चर डाल के सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करूँगा। जैसा स्टूडेंट ने बोला है कि सर कुछ कुछ प्रॉब्लम जो आपको लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, 2-4 प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए ताकि हम लोग को फ़ायदा हो। तो मैं एक वीडियो उसके लिए अलग से डालूँगा, क्योंकि ओवरऑल ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए स्टूडेंट जो सजेस्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है मैं इसमें और कुछ ऐड ऑन करूँगा। तो देखो इसमें क्या है कि आपको, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जब हम लोग 1 यूज़ करेंगे तो ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, और जब कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे तो वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ मैंने फर्स्ट आपको ये बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। यदि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, और यदि मोलैरिटी दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मोलैरिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन यदि प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है, ये मोल फ्रैक्शन जो है ये सॉल्यूट का होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या है, x2 इंटू 1000 अपॉन x1 इंटू m1। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम में सपोज हम x2 के टर्म में ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं x2 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस x2 इंटू m1, क्योंकि आपको पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को यूज़ करेंगे। कई बार ये प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन पेपर में या जो बुक्स है उसमें दिया हुआ होता है x1 के टर्म में, मतलब प्रॉब्लम में x1 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। जैसे सपोज कई प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.54, तो लेकिन हमेशा इसमें हम लोग x2 लिखेंगे, x1 नहीं लिखेंगे। कई बार यहाँ जो है बच्चे ये गलती कर देते हैं तो प्रॉब्लम गलत हो जाता है। मतलब यदि x1 भी प्रॉब्लम में दिया हुआ तो ये x2 के टर्म में लिखना है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है जो हम यूज़ करेंगे रिलेशन, वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो हम इसमें देख रहे हैं फॉर्मूला, वो है m इज इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन m2। ये जो m2 है
तो M2 इज ऑलवेज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। X जो होता है कई प्रॉब्लम में परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास का दिया हुआ रहता है, तो जब परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो वहाँ हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन का दिया हुआ होगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम जो है, मतलब जब आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करोगे, रिलेशन यूज़ करोगे, फोर्थ वन ये होता है 1/m। m स्मॉल m जैसा आपको पता है कि ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू d/m। m मीन्स मोलैलिटी माइनस m2/1000। तो देखो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, कई बार आप देख रहे हो कि यहाँ कैपिटल M है और कई बार यहाँ M1 और M2 यूज हुआ है, कैपिटल 1 कैपिटल 2। 1 और 2 जब भी होगा तो वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा और 2 जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। लेकिन जब कैपिटल M होगा केवल, सो दैट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फिफ्थ जो रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी एज वेल एज मोल फ्रैक्शन। यह कैपिटल M इज इक्वल टू x2 इंटू 1000 इंटू d अपॉन x1 m1 प्लस x2 m2। ये कई बार इस पे पैच आ जाता है बोर्ड पे, क्योंकि अभी बहुत प्रोफेशनली मेरा कोशिश ये है कि मैं कंटेंट जितना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। आप कभी भी वीडियो की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा जज मत करना, क्योंकि मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये मेरा प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, ये मेरा जो मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ बच्चों को, उसके लिए ये सेटअप है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी ऑप्टिमम, बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं है वीडियो का, तो बहुत ख़राब भी नहीं है, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कहीं उधर से जो है जो ट्यूब लाइट है उसका पैच आ जाता है। तो नेक्स्ट देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी यदि मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी दिया हुआ है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू x2 इंटू 1000 इंटू d जो है वो डेंसिटी है, अपॉन x1 m1 प्लस x2 m2। अब जो इसमें नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट होगा इसमें, नेक्स्ट है n नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है n इंटू मोलैरिटी। क्या होता है? ये होता है n इंटू मोलैरिटी। और n इज इक्वल टू क्या होता है? n जो है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है ना। n फैक्टर भी कहते हैं हम लोग कई बार, जैसे ये यदि एसिड है तो उसके लिए बेसिसिटी होगा, बेस होगा तो एसिडिटी होगा। उसी तरीके से हम लोग इसके लिए n फैक्टर निकालते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट के टर्म में नॉर्मलिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन E2। तो n तो आपको पता ही है नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी हमेशा सॉल्यूशन का निकलेगा। x जो है वो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ऑफ मास दिया हुआ रहता है। सॉल्यूट का मास यदि परसेंटेज में दिया हुआ तो डायरेक्ट आप यहाँ पुट करोगे। d जो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है इंटू 10, क्योंकि ये हम लोग क्या किए हैं कि इसका रिलेशन डिराइव कैसे किया है वो ज़रूरी नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। ये रेडीमेड फार्मूला है। रेडीमेड फार्मूला मीन्स यदि एक टर्म दिया हुआ है, दूसरा ऑलरेडी हमें निकालना है, तो रिलेशन के बेसिस पे हम टाइम सेव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इससे सेव होता है। अब देखो, अब हम इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक ले चलते हैं जो सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी, फिर हम बताएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ, वो हर एक बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे IB बोर्ड है या ICSE बोर्ड है या CBSE बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है या फिर JEE का मेंस हो या एडवांस हो या फिर नीट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्या? सॉल्युबिलिटी। तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी, मैं बार बार अपने जो केमिस्ट्री का चैनल है उसका ये डिलीट मतलब रब कर देता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है मनोरंजन केमिस्ट्री चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो आप।
और मैं बहुत जल्द जो है सारे वीडियो को, करीब 100-150 वीडियो पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस जो है 200 वीडियो तक डाल के कंप्लीट सेट दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ाया डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट में, सारे एक्सपीरियंस को, सारे नॉलेज को इसमें पुटअप करूँ ताकि स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट हो। तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सॉल्युबिलिटी होता है, इट इज़ द maximum amount of solute dissolved in or soluble in given solvent for a fixed mass at constant temperature। तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग मैक्सिमम मोलैरिटी भी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम मोलैरिटी। मैक्सिमम इसलिए कहते हैं कि ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस इफ यू ऐड और रिमूव वंस द solubility has been calculated। तो solubility जो है वो होता है maximum amount of solute that can be dissolved in a given solvent at a constant temperature। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं solubility of gas, solubility of gas in a solvent। solvent करने का मतलब होता है हमारा जनरली, solvent तो कुछ भी हो सकता है, solid, liquid, gas हो सकता है, लेकिन इन जनरल जैसे हम बोलते हैं कि जी सॉल्युबल है मीन्स जो सॉल्वेंट है वो जनरल सेंस में, इन जनरल सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा और सॉल्यूट जो है वो जनरली गैस या सॉलिड होगा। इसी दो को हम लोग को कंसीडर करना है। जब सॉल्यूट गैस होगा तो वो हेनरीज लॉज को पूरा एक्सप्लेन करेगा कि कैसे कितना मास, कितना मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व होगा किसी भी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में, और हेनरीज लॉ जो है वो सॉलिड को बताएगा। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट मीन्स इन ए लिक्विड। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स which influences or which decides, factor which influences the solubility of a gas in liquid। तो अब जैसे मैंने ये तो बता दिया कि जी हाँ सॉल्युबिलिटी जो है मैक्सिमम अमाउंट होता है, लेकिन गैस के सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट जो होता है इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू पी। तो v जो होता है ये होता है, स्मॉल v जो है ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं इन मिलीलीटर। कैपिटल V होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन मिलीलीटर, और P होता है प्रेशर ऑफ गैस एट STP। अब देखो इसमें ये जो एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है ये जनरल मतलब जो NCERT वगैरह या जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक नहीं है उसमें, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक में भी नहीं दिया हुआ। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि किसी भी गैस के सॉल्युबिलिटी को किसी लिक्विड में हम कैसे मेजर करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है ये हम लोग गैस का एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। यदि एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की अधिक होगी। सो सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए गैस इज डिफाइंड एज द मोल, that is the number of volume, or it is the volume of that gas dissolved in a given volume of solvent and the pressure used for that particular gas। तो ये फॉर्मूला जो है इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि
कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉलिबिलिटी को डिटरमिन करता है? तो पहला फैक्टर जो है वो कहलाता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, मतलब जो लिक्विड है आपका उसका नेचर क्या है। तो जो गैस हाईली ईजिली लिक्विफाई होता है, लिक्विफिकेबल गैसेस जो होता है, लिक्विफिकेबल जो लिक्विफाई हो आसानी से, लिक्विफिकेबल गैसेस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर और पर्टिकुलर सॉल्वेंट। क्योंकि देखो हर एक गैस हर एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल तो होता ही है, कोई बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगा, कोई कम सॉल्युबल होगा। दूसरा फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, जिसको हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं, डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, हीट जो है उसमें इवॉल्व होती है। तो लीचेटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जो है सॉल्युबिलिटी को और कम कर देगा, जो डिसॉल्व्ड गैस है वो भी बाहर निकलने लगता है। ये एक्वेटिक एनिमल के केस में हम लोग देखते हैं गर्मी के दिन में जो है तालाब पे, लेक पे जो है वो मछलियाँ या जो एक्वेटिक एनिमल है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, डेड हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। इसलिए क्योंकि उसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, वो टेम्परेचर बढ़ने के चलते, नॉर्मल टेम्परेचर जब 45-48 हो जाता है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है BOD जिसको कहते हैं, तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इसलिए वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले सकता। उसके बाद जो तीसरा टर्म है, तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो pressure is highly useful or it is the most important factor which affects the solubility of gas in a liquid। तो देखो प्रेशर को हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका सॉफ्ट ड्रिंक, जो ब्रिवेज यूज़ करते हैं हम लोग, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, फेंटा, ये सब जो भी पीते हो आप, तो उसमें क्या होता है, जो कांच का बॉटल होता है जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसमें CO2 ज़्यादा डिजॉल्व होता है। ज़्यादा डिजॉल्व क्यों होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पर उतना ज़्यादा मास जो है गैस का डिजॉल्व होता है। तो ये हेनरी ने जो है सबसे पहले इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये कहलाता है हेनरीज लॉ। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, जैसे प्रेशर जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो मास ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो डायरेक्ट जो होता है इसमें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करो उतना मास डिजॉल्व होगा। तो मास के टर्म में यदि निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो P = KH × M। और फिर जैसे 2-3-4 गैस को आप किसी लिक्विड में डिजॉल्व कर दो, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, जो नॉन रिएक्टिंग गैस होता है यदि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसके उसमें हर एक गैस जो है इंडिविजुअल की तरह हम ट्रीट करते हैं, तो उसमें जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी ये डिफरेंट मेजरमेंट टर्म हम ले रहे हैं, जैसे मास ऑफ गैस के टर्म में या जो है मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यहाँ जो M है ये मास ऑफ गैस है, और यहाँ जो P = KH × X है, ये X जो है ये X क्या है? X है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो गैस है उसका, और K जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का क्या एप्लीकेशन है? तो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका solubility of CO2 in soft drink। तो जितना ज़्यादा आप इसमें प्रेशर अप्लाई करोगे उतना CO2 डिजॉल्व होगा, नहीं।
दूसरा होता है इसमें जो स्कूबा डाइवर्स होता है, स्कूबा डाइवर्स जो समुद्र के नीचे जाता है, तो वो टैंक जो है अपने पीछे ऑक्सीजन मतलब जो एयर होता है वो टैंक लेके जाता है। तो जब बहुत नीचे जाता है स्कूबा डाइवर्स, तो जो एयर में जो डिजॉल्व मतलब जो कंपोजिशन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो नीचे जो है प्रेशर काफ़ी हाई होता है, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो ब्लड के वैन में मतलब अंदर जो है वैन में वो डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब अंदर इंटर कर जाएगा। और जब वो नीचे से ऊपर आता है तो ऊपर आएगा, तो ऊपर प्रेशर कम है, तो वो गैस जो डिज़ोल्व गैस है वो निकलता है उससे, तो उससे बहुत पेन होती है ना, उसको बैंड कहते हैं। ये जो है ये कहलाता है बैंड्स। तो इसलिए अब क्या किया गया, टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो गई तो हम लोग जैसे जनरल कंपोजिशन एयर का क्या है, एयर का जनरल कंपोजिशन 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं। तब इसको रिड्यूस करके इसके जगह पे इसको घटा दिया गया और इसके जगह हीलियम गैस को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो है वो नाइट्रोजन का कंपोजिशन जो है वो कम से कम कर सकें हम जितना पॉसिबल है। तो इसमें जो है वो अब घटा के इसको 56.4% ऑलमोस्ट कर दिया गया है, और उसके जगह पे जो है ये नाइट्रोजन को ऐड कर दिया गया है इसके जगह पे जो है ना। तो इस तरीके से अब जो है इस तरह की प्रॉब्लम कम आती है। तीसरा इसका जो यूज़ है, हेनरीज लॉ का जो एप्लीकेशन है जो हम देखते हैं, वो एक डिजीज़ होता है, सिम्टम होता है जिसको एनॉक्सिमा कहते हैं। एनॉक्सिया क्या होता है? एनॉक्सिया इज a symptom, it is a disorder। मतलब जैसे हाई एल्टीट्यूड पे पब्लिक रहता है तो वहाँ क्या होता है कि एयर का प्रेशर कम है, तो जो एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कंपोजिशन ऑक्सीजन की कम होती है, तो जो ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो आदमी के सोचने की शक्ति कम हो जाती है, प्रॉपर वो मतलब उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, इसको हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ का, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकेंड क्या है इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये रॉल्स लॉ बताता है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है जी कि यदि किसी भी सॉलिड को डिज़ोल्व करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो जो है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये है पार्शियल प्रेशर। तो P इज इक्वल टू हम लोग इसमें कहते हैं P नॉट x1, P1 इज P नॉट 1 x1। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द पार्शियल प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solvent into and mole fraction of solvent। अब मान लो कि ये जो है ये कब अप्लीकेबल है, when solute is नॉन वोलाटाइल, मतलब जो वोलाटाइल लिक्विड है केवल उसी के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वोलाटाइल है, तो उस केस में हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2 व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल। भाई वेपर प्रेशर तो वही एग्जर्ट करेगा ना जो वोलाटाइल होता है, जो इवापोरेट हो सकता है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया कि जब सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, मतलब वो वोलाटाइल नहीं है, इवापोरेट नहीं हो रहा है, वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता, तो उस समय जो पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर मतलब जो उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। और जब सॉल्यूट भी वोलाटाइल हो गया
तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, खास करके जेई मेंस में जो प्रॉब्लम आता है और या फिर नीट में जो आएगा, स्कूल लेवल पे तो आता ही है। तो पी टोटल को हम लोग इसको P01 1 माइनस x2, मतलब इसको जो है x1 = 1 माइनस x2 में कन्वर्ट कर देते हैं और ये P02 x2 होता है। अब इसको फिर रीअरेंज करेंगे P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2, ये हो गया P01। और इसको हम क्या करते हैं, x2 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाता है हमारा P02 माइनस प्लस P0, ये इसको रीअरेंज कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ माइनस है x2 में, ये ले लो आप P01 माइनस P02, क्योंकि जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ये माइनस ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कई बार प्रॉब्लम में जो है इस टर्म में प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है, इक्वेशन जैसे दिया रहेगा जी P टोटल = 830 माइनस सपोज कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है 330 x2, ऐसे करके मैं एक ऐसे समझाने के लिए ये दे रहा हूँ। तो वहाँ क्या है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मतलब ये कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके का बहुत प्रॉब्लम आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके जेई में और नीट में। इसको आप कंपेयर करोगे, ये P01 है, इससे इसको इक्वेट करना है क्योंकि ये x2 है, तो ये P टोटल के टर्म में इस तरीके से प्रॉब्लम जो है दिया हुआ रहता है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो रॉल्स लॉ जो है, रॉल्स लॉ ये स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि हेनरीज लॉ तो सारे गैस के लिए एप्लीकेबल है और रॉल्स लॉ जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो वोलाटाइल लिक्विड होता है उसके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। यदि आप दोनों को कंपेयर करते भी हो दो एक्सप्रेशन को, तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ कहता है जी कि P = KH × x2 और यहाँ P = क्या था, P02 x2, ये KH है और ये है इसका वेपर प्रेशर है, ये इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट जो है सॉल्यूशन को जो हम कैटेगराइज करते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, तो सॉल्युबिलिटी में हम KSP निकालते हैं। KSP को जब आयनिक प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा है उसको कहते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम में काफ़ी डिटेल में कैसे होता है वो डिराइव किया जाता है, जो 11th क्लास में चैप्टर है, जो IT और नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं कोशिश करूँगा, जैसे स्टूडेंट सब हमें बोल रहा है कि इसको सर इक्विलिब्रियम को ये बड़ा भी टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस सॉल्ट और आयनिक इक्विलिब्रियम आता है और कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मैं अभी प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर एक आध रिडॉक्स रिएक्शन करने के बाद फिर जो है हम इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करें। तो इसमें क्या होता है कि जब KSP का वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो ये सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और KSP का वैल्यू जब बड़ा होता है और आयनिक प्रोडक्ट छोटा होता है, स्मॉलर वैल्यू होता है, तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब KSP की वैल्यू स्मॉल होगी और आयनिक प्रोडक्ट बड़ा होता है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लार्ज होती है, तो उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या हम इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। इसमें प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। तो आपको ये चीज़ समझना है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, केवल टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। इसलिए कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट।
तो ऐसे भी आप ये याद रखो एज ए थंब रूल की केमिस्ट्री में टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी कॉफिशिएंट को, किसी भी कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो इसमें आपको हमेशा ये याद रखना है कि यदि कोई भी सॉल्यूट फिक्स है और किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है तो उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आयनिक प्रोडक्ट हम उसमें अदर आयंस डाल के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, किसी दूसरे चीज़ से रिएक्ट करा के उसके आयंस को मतलब हम कम कर सकते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। इसलिए मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ इसमें कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो एक ग्लास है आपके पास, तो ग्लास का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। जैसे मान लो सपोज इस ग्लास में मैक्सिमम 150 ml वाटर रह सकता है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज 150 ml। तब नेचुरली उस ग्लास में 75, 80, 100 ml वाटर है तो उसमें और वाटर आप डाल सकते हो जब तक कि 150 के बराबर नहीं हो जाता। तो जब ग्लास का वॉल्यूम फिक्स है उसमें वाटर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये जो वाटर है इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये आयनिक प्रोडक्ट की तरह है और जो ग्लास है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो। तो ग्लास का तो वॉल्यूम फिक्स है, तो जब इसमें पानी कम है, आयनिक प्रोडक्ट कम है, तो वाटर आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो तो वो धीरे धीरे क्या होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो ये मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। तो व्हेन सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। ये बात कब हो रही है? जब ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, एग्जैक्ट इक्वल हो गया, जैसे ग्लास का जो ये जो है ग्लास 150 ml एग्जैक्ट इक्वल हो गया, अब यदि 1 ml भी डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये कहलाता है लिमिटिंग पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब इसके बाद जो है आयंस, एक भी आयंस बढ़ेगा तो उसकी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये सब टर्म पे ध्यान देना है। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड आपको पता ही है कि 150 ml जो ग्लास की कैपेसिटी है उससे वाटर अब ज़्यादा डालोगे तो वो फिर क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, मतलब वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और प्रेसिपिटेशन होता है उसमें। अब दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन वो दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन एंड वन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, इसको आप ठीक से समझना क्योंकि इसी पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन रॉल्स लॉ का डिस्कस करेंगे। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आपको समझना क्या है, जैसे कोई सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो इसमें एक सॉल्वेंट डालते हैं और एक सॉल्यूट डालते हैं और ये होमोजेनस मिक्सचर है। तो सॉल्वेंट को मैं यहाँ समझने के लिए, समझाने के लिए आपको A2 ले रहा हूँ। A2 मतलब सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है उसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए तो वो हेल्ड होता है ना, हेल्ड टुगेदर एंड इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर रहेगा तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल कितना स्ट्रांगली हेल्ड होगा। यहाँ सॉल्वेंट का मान लेते हैं कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो A2 है और सॉल्यूट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B2 है। तो अब जब ये दोनों मिलेगा A2 एंड B2, तो ये दोनों मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएगा AB। तो AB जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें डेवलप होता है। अब यहाँ क्या होता है कि हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो इसमें आइडियल सॉल्यूशन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का है वही सॉल्यूशन का है, और इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, इट इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो अब ये ऐसा भी हो सकता है कि AA इज नॉट इक्वल टू BB बट इट मे बी ग्रेटर देन AB और इट इज लेस देन AB। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका वीक होगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, है ना।
तो तीसरा जो है मतलब इसमें सेकंड जो है इसमें क्या होता है डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब 50 ml ऑफ सॉल्वेंट को 50 ml ऑफ सॉल्यूशन के साथ मिक्स करोगे तो ये 100 ml होगा, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है कि डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 50 ml को 50 ml के साथ मिलाओगे तो ग्रेटर देन 100 ml भी हो सकता है, लेस देन भी 100 ml हो सकता है। ये केमिस्ट्री है। ये 50 + 50 ये अर्थमेटिक नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका घट जाएगा, जो सॉल्यूशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो मॉलिक्यूल दूर चला गया, तो मॉलिक्यूल दूर चला गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए ये ध्यान में रखना है। तीसरा होता है डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मीन्स प्रोसेस इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। और इसमें क्या होता है कि इसमें डेल एच मिक्सिंग जो है वो डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स प्रोसेस इज इधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, या तो हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे एक जनरल केस होता है कि यदि हम लिक्विड कोई एसिड है उसको डाइल्यूट करते हैं, जो मतलब वाटर में एसिड डालते हैं तो कंटेनर जो है वो नीचे क्या होता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और फोर्थ जो होता है ये कहलाता है इट ओबेज रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, और ये जो है इट डजंट ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता, इट डजंट ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करता। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया जी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो पहले केमिस्ट ने यूज़ किया था। तो अभी हम लोग जो है इसको एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन करेगा। तो देखो आप इसमें ये कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है जी कि जितना ज़्यादा आप मतलब इसमें जो इसका प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इफ इट इज वोलाटाइल सॉल्यूट। और जब लिक्विड वोलाटाइल है तो ऑब्वियसली उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है हमें कि क्या होता है। तो उसी तरीके से जैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या इसमें निकालना है हमें, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये इसमें दो एक्सिस, मतलब यहाँ हम लोग ले रहे हैं इस पे मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर जो है सपोज ये x1 यहाँ 0 है और x2 ये 1 है, यहाँ x1 बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा और x2 यहाँ 0 होता है। यहाँ से यदि इसको ले जा रहे हैं तो P = होगा P01 × x1, और जब 2 के लिए लेंगे इसके लिए ये होगा, ये P1 है ये P2 है, तो ये P02 × x2, और इसका जो रिजल्टेंट होगा ये P total = P1 + P2। ये देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ये 0 से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये 1 हो गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। और मैं बड़े आराम से आपको समझा देता हूँ, जो बुक्स वगैरह में 2-3-4 पेज में दिया हुआ है, तो मैं इसी ग्राफ में काफ़ी आसानी से समझा दूंगा। इसको बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब इसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है और कब इसमें नेगेटिव डेविएशन होता है। मतलब रॉल्स लॉ कौन कौन सा सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से, मतलब कब उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और कब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। जैसे मैंने बोला कि जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉल्वेंट सॉल्यूट का बराबर नहीं होता, लेकिन यदि इंडिविजुअल कंपोनेंट का
वेपर मतलब जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बात मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कर रहा हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया मतलब जैसे यहाँ देखो, आप इसको समझना, ये आइडियल सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये यही रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि घट गया है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा हुआ है, तो आइडियल सॉल्यूशन में जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से ऊपर जाना होगा मतलब इसी को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस से यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, लोअर आ गया, तो इसको फिर वापस जाने के लिए क्या करना होगा, इसको ऊपर जाना होगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसलिए हमेशा आपको केवल यही चीज याद रखना है कि ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया इसका, ये कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन मैं इसी में समझा देता हूँ आपको, ये आप सेपरेट लिख लेना और इसको ग्राफ 2 की तरह आप कंसीडर करो, ग्राफ 2। तो पहला आइडियल सॉल्यूशन ले लिया, इसको दोबारा लिखना आपको, मैं तो इसी में दोबारा लिख रहा हूँ, मतलब उसी में ऐड कर रहा हूँ, आपको दोबारा लिखना। ये ग्राफ 2 है इसलिए मैंने लिख दिया ग्राफ 2। इसके पहले जो था, अभी जब हम कुछ ऐड नहीं किए थे तो ये ग्राफ 1 था। अब आपको क्या करना है, आप दूसरा ड्रॉ करोगे, ये है ग्राफ 2। ग्राफ 2 में क्या, ये पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब इसका जो मतलब ये है वो इससे ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें फिर जो है रिजल्टेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब देखो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या करना है, आप इसको इसी को बार बार मैं अब चेंज कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये था पॉजिटिव डेविएशन का केस, अब मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव डेविएशन का। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, इंक्रीज। इसी चीज को समझना है मैन, सारा क्रक्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का यही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि इंक्रीज हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि इंक्रीज हो गया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ये आइडियल का केस था और इससे ये बढ़ गया, ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया है, यहाँ ऊपर चला गया है। तो फिर वापस इसको लाने के लिए क्या करना होगा, इसको नेगेटिव डेविएशन मतलब इसको नीचे आना होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं जी ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो घट जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि क्लोज हो गया तो मॉलिक्यूल इजीली जो है वो निकलता नहीं है, इसीलिए इसका जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो घट जाएगी। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं इस ग्राफ को यहाँ से ऐसे मिटाता हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, और इसको मैं केवल ये आप लिखोगे ग्राफ 3, यहाँ क्या लिखोगे ग्राफ 3। अब यहाँ क्या करना है, आपको नीचे ले आना, नेगेटिव डेविएशन है ना, तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में ये नीचे आ जाएगा, इसीलिए इसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो ये 3 ग्राफ को मैंने समझा दिया इसमें, क्योंकि इसमें मेन एक ही लाइन का खेला है, उसके लिए 3, 4, 5 पेज जो है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने, सारे चीज़ को पढ़ोगे वो एक ही चीज़ पे आके फोकस करता है, इसीलिए उसको इलॉबरेट किया गया डिफरेंट बुक्स में 4 पेज 3 पेज में। यहाँ आपको एक ही चीज़ समझना था। अब इसमें क्या हुआ कि एक पॉजिटिव डेविएशन हो गया, एक नेगेटिव डेविएशन हो गया। इसमें आप क्या करोगे, एग्जाम्पल याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है। इसलिए मैं आगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा तो उससे पहले लिस्ट दे दूंगा मैं, लेकिन आप कोशिश करो डिफरेंट बुक्स जो भी आपका रेफरेंस बुक है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल याद रखने का, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का। अब देखो इसी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को मैं कोरिलेट कर देता हूँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से। मतलब मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि आप जो बहुत टफ होता है, जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है याद रखने में, तो उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर देना, ये मेरा पर्पस है। ये ट्रिक्स में बता रहा हूँ आपको कि जब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डिस्कस करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जब 2 कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो उसके पहले दोनों की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट है, तो हम इसको जब मिक्स कर देते हैं तो इसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। मतलब अब हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। वैसा मिक्सचर which cannot be separated due to difference in their boiling point और by fractional distillation method, मतलब अब इसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया।
तो इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज सच टाइप ऑफ मिक्सचर विच कैनॉट बी सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप ये नहीं कह सकते जी मिक्स करने के पहले तो बॉइलिंग पॉइंट अलग था, जैसे इथेनॉल है 78 डिग्री सेल्सियस है, वाटर 100 डिग्री है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। लेकिन जब हम इसको मिला देते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जिसमें 95.4% इथेनॉल होता है और 4.6% वाटर होता है, कंपोजिशन याद रखना जरूरी नहीं है, तो उसका जो है वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अब हम उसको ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, अब ये नहीं कर सकते कि 75 डिग्री अलग हुआ तो तुम इवापोरेट हो हम सेपरेट करेंगे और दूसरा वाटर है तो वो सेपरेट हो जाएगा। इस तरह के मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब जैसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है एक कहलाता है, उसमें एक कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसमें कहोगे सर बार बार इतना कितना एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये तो बड़ा टाइडी वर्क है, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को याद रखना। कॉम्पिटिटिव खास करके आईटी के बच्चों को ना याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं यार फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, इसको तो मैं इसलिए मैं इसको क्या किया हूँ काफ़ी कंसेप्चुअलाइज कर दिया हूँ कि जैसे आपने जिसको पॉजिटिव डेविएशन का जो एग्जाम्पल था, जो पॉजिटिव जो एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का 100% वो जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इथेनॉल एंड वाटर है, तो इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, 78.1 एग्जैक्ट जो है, ये 100 डिग्री होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हुआ कि दो कंपोनेंट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब इसीलिए हम इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये तो सेपरेट कंपोनेंट का है, लेकिन जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 77.8 डिग्री हो जाएगा, मतलब जो लेस है उससे भी स्लाइटली लेसर हो जाएगा। तब देखो ये कोरिलेट करना बहुत आसान हो गया, जैसे आपने समझ लिया पॉजिटिव, जो इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, दोनों का एग्जाम्पल सेम है। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो इसमें ये काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है, जितना भी मिनरल एसिड होता है, जैसे HCl है, वाटर है, HNO3 है, वाटर है, H2SO4 है, वाटर है, ये सब सारे जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उससे रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली ग्रेटर देन दैट होगा, उससे भी, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो हायर वैल्यू है उससे भी स्लाइटली हायर होगी। अब इसमें इस तरीके से आप इसका लिस्ट जो है वो याद करना। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो जैसे जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ये तो हर एक टॉपिक में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में यूज होगा ही। तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से हमेशा ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है, जैसे ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इससे मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूलर स्पेस है उससे ये इवापोरेट हो रहा है, इसलिए ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन जब हम इसमें सॉल्यूट डाल देते हैं, जनरली ये होता है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट यही है, तो जनरली क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो ये सॉल्यूट उसको ऑक्यूपाई करेगा। जैसे सॉल्वेंट के केस में हमने बोला जी कि ये P0 है और सॉल्यूशन जब इसमें कुछ सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया ये P हो गया। तो जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, वो हमेशा ग्रेटर है। क्यों वो ग्रेटर है? क्योंकि सॉल्यूट डालने के बाद मॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसका ये ऑक्यूपाई हो जाता है, इसलिए कम मॉलिक्यूल जो है उससे इवापोरेट हो पाएगा। तो मैं ये होप करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, मैंने बहुत सारी कहानी उसमें नहीं बताई आपको, बिल्कुल क्रक्स बताया है। अब चाहे 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज का जो एक्सप्लेनेशन डिफरेंट बुक में दिया हुआ है, तो इसको आप केवल फोकस करोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इलॉबरेट मैंने किया है। आई होप इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट colligative properties. Meanwhile, I will take some very important conceptual problem. जैसा कि स्टूडेंट ने बोला कि सर कुछ प्रॉब्लम भी
ये तो कंसेप्ट है, लेकिन जब एक दो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने से हमें और क्लैरिटी होगी, तो हम प्रॉब्लम्स, ऐसे आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है या मेरा मेल है उस पर आप उसको सेंड करो। आप फ़ोन भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो आप, है ना। सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड वेरी सून, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल पुट द थर्ड lecture of solution and that will be my 5th lecture। ये दूसरा लेक्चर था सॉल्यूशन का, तो कल मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो परसों तो 100% डाल ही दूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी जो है कॉम्पैक्ट, मतलब पूरे चीज़ को इलॉबरेट करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को इंक्लूड करके ये सीरीज मैं पूरा कंप्लीट करूँ। होप दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सेगमेंट के बच्चे, चाहे स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईबी बोर्ड हो, या फिर स्टेट बोर्ड हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट है मेडिकल के लिए, या आईटी जेई के लिए जो मेंस लेवल और एडवांस लेवल है, सबको कवर करूँ, क्योंकि इसको मैं हर एक तरीके से कंप्लीट पैकेज बना रहा हूँ। तो आप जो है अपने फ्रेंड को ज़रूर आप इसको शेयर करो, उनको सजेस्ट करो कि ये चैनल जो है केमिस्ट्री का लेक्चर ज़रूर देखें, है ना। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तो मैं आप सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करोगे तो उससे बच्चों का जब रिस्पांस आता है तो हमें ये लगता है मॉरली कि नहीं, बच्चों ने पूछा है, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो मैं उसको पूरा करूं। तो मैं इसको और नेक्स्ट चैनल में डालूँगा, नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। होप दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी यूजफुल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।